किसान आंदोलन के नाम पर देश को बदनाम करने की साजिश रची गई। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इस बात का खुलासा बेंगलुरु से गिरफ्तार दिशा रवि से पूछताछ में हुआ है। पुलिस की पड़ताल में ऐसे कई सबूत सामने आ चुके हैं जिससे इस बात का इशारा मिलता है कि दिशा न सिर्फ देश विरोधी साजिश में शामिल थी, बल्कि उन्हें यह भी पता था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। इसीलिए कई अहम सबूत मिटाए भी गए हैं। दिशा बिगाड़ने का बना ब्लूप्रिंट। टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए, जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। साजिश के 6 चेहरों से उठा पर्दा। सामने आ रही है व्हाट्सएप पर साजिश की इबारत। 26 जनवरी को हुई हिंसा की साजिश में शामिल चेहरों को बेनकाब करने के बाद अब बारी है साजिश की इबारतों को बेनकाब करने की। दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर कुछ लोग भले ही सड़क पर आ गए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस जो सबूत पेश कर रही है उससे यही इशारा मिलता है कि देश की दिशा बिगाड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई और इसमें दिशा रवि इस साजिश का अहम किरदार थी। अब तक की इस साजिश के पीछे 6 बड़े चेहरों का नाम सामने आ रहा है। शांतनु मुलुक और दिशा रवि के सीधे तौर पर शामिल होने के सबूत भी मिल रहे हैं। इन सब के अलावा खालिस्तान आतंकी भजन सिंह भिंडर से भी साजिश के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। इन सभी चेहरों में अब तक दिशा रवि ही पुलिस की गिरफ्त में आई है और पुलिस का दावा है कि उसके पास दिशा के खिलाफ कई धमाकेदार सबूत मौजूद है। दिशा काफी डर गई थी। कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ग्रेटा के टूल किट अपलोड करते ही दिशा को ये समझ आ गया कि उसकी साजिशों का पर्दाफाश होने वाला है और इससे वो बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। इसलिए दिशा ने तुरंत ग्रेटा से व्हाट्सएप पर चैट की। ये चैट 3 फरवरी की है। पुलिस के पास दिशा के खिलाफ जो सबूत हैं उनमें ये व्हाट्सएप चैट बेहद अहम है। एबीपी न्यूज के पास भी वो चैट मौजूद है। हम आपको उस चैट के कुछ अहम हिस्से दिखाते हैं। मुझे इसकी वजह से धमकियां मिलेंगी। ओह, मैं तुम्हें भेज रही हूँ। क्या तुम अभी टूल किट को ट्वीट करने से रुक सकती हो? हमें अभी कुछ वक्त के लिए शांत होना होगा। मैं अपने वकील से बात कर रही हूँ। हमारे नाम उसमें हैं और हम UAPA में फंस सकते हैं। मुझे कुछ लिखना है। क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकती हो? मैं अपने वकील से बात कर रही हूँ। कभी कभी ऐसी नफरत की आंधी आती है और ये बहुत तेज होती है। आई एम सॉरी, लेकिन हम सभी घबरा रहे हैं। लेकिन तुम परेशान ना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारा नाम ना आए। हमें फिलहाल सभी सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने होंगे। ग्रेटा और दिशा के बीच हुई बातचीत इस बात का सबूत है कि दिशा अच्छी तरह से समझ रही थी कि वो जो कुछ कर रही है उसका अंजाम क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप चैट से ये भी साफ हो जाता है कि दिशा अपने गुनाहों को छुपाने और सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली पुलिस के पास दिशा की व्हाट्सएप चैट के अलावा जनवरी में दिशा की ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद है। ये ट्रैवल हिस्ट्री भी इस बात का इशारा करती है कि 26 जनवरी को हिंसा की साजिश रची गई और दिशा इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में पूरा जोर लगा रही थी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी से 1 हफ्ते पहले ही दिशा दिल्ली आ गई थी। दिशा के साथ शांतनु मुलुक भी दिल्ली आ गया था। दोनों ही 27 जनवरी तक दिल्ली में रहे और 27 जनवरी को दिल्ली से रवाना हो गए। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि 20 से 27 जनवरी के दौरान दोनों दिल्ली में कहां-कहां गए और किस किस से मिले। दिल्ली पुलिस दिशा के मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस को यकीन है कि इनके अंदर भी देश विरोधी साजिशों के पन्ने छिपे हुए हैं। साइबर एक्सपर्ट अभी तक की जांच में इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दिशा ने अपने मोबाइल से बहुत सारा डेटा डिलीट किया है। दिशा के मोबाइल की जांच में ये भी बात सामने आई है कि 26 जनवरी की साजिश के किरदार काफी दिनों से एक दूसरे के संपर्क में थे और इस हिंसा की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कदम बेहद फूंक उठा रहे थे। इतना ही नहीं, जब इन्हें ये अंदेशा हुआ कि पुलिस इनके करीब पहुंच रही है तो इन्होंने सबूत मिटाने भी शुरू कर दिए। पुलिस का दावा है कि दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप का नाम इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक था। इस ग्रुप में 10 सदस्य थे। इस चैट ग्रुप के एडमिन निकिता और शांतनु भी थे। इस चैट ग्रुप को दिशा ने बाद में डिलीट कर दिया। अब पुलिस व्हाट्सएप को चिट्ठी लिखकर इस ग्रुप की चैट डिटेल मांगेगी। दिशा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को तलाश अब शांतनु और निकिता की है।
दोनों ही गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। शांतनु ने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिसके बाद अदालत से उसे 10 दिन की अग्रिम जमानत भी मिल गई है। इससे पहले पुलिस ने शांतनु के माता पिता से उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। हालांकि उन्होंने शांतनु के बारे में कोई जानकारी होने से इन्कार कर दिया। ते पुत्र पर्यावरण काम करायचं आता आणि जे बाकी काय मला ह्यात माहिती नाही जास्त। शिक्षण कुठं झालेलं होतं, नोकरी कुठं झाली होती? तो औरंगाबादला जॉब करायचा 2-3 वर्षापूर्वी, नंतर पुण्यात स्वतःच काही काम करायचं। एक तरफ दिल्ली पुलिस दिशा और उसके दूसरे साथियों के खिलाफ सबूतों की तलाश में जुटी है, तो दूसरी ओर दिशा को लेकर सियासी पारा आसमान पर चढ़ता जा रहा है। ये दिशा को लेकर हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है। दिल्ली में जेएनयू के छात्रों ने दिशा के समर्थन में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन किया। वहीं बेंगलुरु में कांग्रेस की छात्र विंग NSUI ने दिशा के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी दिशा को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। हम पूछ रहे क्या है उस टूल किट में? एक लाइन क्या पुलिस दिखा सकता है जिसमें ये दिक्कत है? कोई एक लाइन जो कह रहा है कि देश के विरोध में कुछ लिखा है? कुछ नहीं है। वो टूल किट पे इन लोग को प्राउड होना चाहिए। हम सब लोग प्राउड हैं, हम प्राउडली शेयर कर रहे हैं। दिशा के मामले पर सियासी पारा बड़े बड़े नेताओं के बयानों से और चढ़ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। दूसरी पार्टियां भी इस सियासी दंगल में कूद रही हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर एक गंभीर आरोप लगा दिया है। इससे कांग्रेस बुरी तरह बिफर उठी है। मुझे एक फोटो मिली माउंट कार्मेल कॉलेज की, और माउंट कार्मेल कॉलेज शायद, मेरे को पक्का नहीं मालूम, को अंदाजा लगा रही हूँ मैं, वही कॉलेज है जहाँ पर 2015 में राहुल गांधी जी का भाषण हुआ था। मैं जब वोट देने गया था 2014 में, तो मीनाक्षी लेखी भी उसी बूथ में मौजूद थी। इसका अर्थ क्या हुआ? जो मैं सांस लेता हूं, यही इसी ऑक्सीजन को मोदी जी भी ले रहे होंगे यहीं आसपास कहीं। उम्मीद करता हूं इसी ऑक्सीजन को लेते होंगे, हो सकता है बाहर से लाते हों। क्या, किस तरह की, क्या लॉजिक है? ये तर्क क्या है? दिशा पर सियासी दंगल में राहुल के अलावा प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी कूद चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा दूसरी बार दिशा के समर्थन में कैमरे पर आए। Yes, I believe if the Delhi police themselves are doing the interrogation, they are finding out whatever is right and wrong and what historically has happened with Disha and the others. And if there's any wrongdoing, people would like to see the proof of that. Serious charges have to be proved. And I can't be saying anything against the judiciary or the courts or basically the Delhi police. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष जो इस तर्क को नादान कह रहे हैं, क्या संविधान कानून से चलेगा या उम्र से चलेगा? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज दिशा के समर्थन में खड़ी हैं। तो दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालीवाल ने दिशा मामले में दिल्ली पुलिस को सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी। इस तरह एक तरफ दिशा के खिलाफ सबूतों की तलाश हो रही है, तो दूसरी ओर सियासत ने एक नई दिशा ही पकड़ ली है। बात LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, जहां भारत सरकार की कूटनीति और सेना के पराक्रम के बाद पेंगोंग लेक के फिंगर एरिया से चीनी सैनिकों की वापसी शुरू हो चुकी है। LAC से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें चीनी सेना अपने बंकर और निर्माण तोड़ रही है और सामान लेकर के अपनी पुरानी जगह पे जा रही है। पेंगोंग लेक से चीनी सेना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस गई। चीनी सेना ने फिंगर 4 पर मौजूद अपने बंकरों को तोड़ा। पत्थरों से बने अस्थायी बंकरों को जमींदोज किया। चीनी टैंक भी अपनी पुरानी पोस्ट के लिए रवाना हुए। चीनी सेना के टेंट और दूसरी गाड़ियां भी फिंगर एरिया से हटी। चीनी सैनिकों के पीछे जाने की ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। समझौते के मुताबिक चीनी फौज अपने साजो सामान के साथ वापस पुरानी वाली स्थिति में जा रही है। हर तरह के निर्माण कार्य को चीनी सेना द्वारा तोड़ा जा रहा है। इन तस्वीरों में आप चीनी सैनिकों को अपना सामान उठाए पीछे हटते हुए देख सकते हैं। इन सभी को
फिंगर 8 के पास मौजूद अपनी पोस्ट पर जाना है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक चीनी सेना को फिंगर 8 के पास अपनी परमानेंट पोस्ट पर जाना है। ये सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। भारतीय सेना की तरफ से जारी इन तस्वीरों और वीडियो में चीनी सेना पीछे जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि लद्दाख इलाके में पिछले 9 महीने से चीन के साथ भारत का टकराव चल रहा है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 9वें दौर की बातचीत के बाद डिसएंगेजमेंट की यह प्रक्रिया शुरू हुई है। आपको बता दें कि 11 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में चीन के डिसएंगेजमेंट की जानकारी दी थी। उस दिन चुशुल सेक्टर से चीनी टैंकों के हटने का वीडियो भारतीय सेना ने जारी किया था। आज 5 दिन बाद पैंगोंग लेक के फिंगर एरिया से चीनी सैनिकों के पीछे जाने का वीडियो सामने आया है। यहाँ जाने से पहले चीनी सैनिकों ने अपने उपकरण हटाए, टेंट हटाए, पत्थरों से बनाए गए बंकरों को तोड़ दिया। अभी तक समझौते के मुताबिक चीन पीछे जा रहा है। पैंगोंग लेक पर जब डिसएंगेजमेंट पूरी हो जाएगी तब इसके 48 घंटों के बाद डेप्सांग, गोग्रा और हॉट स्प्रिंग से डिसएंगेजमेंट पर बातचीत शुरू होगी। पूरे देश में सरस्वती पूजा का त्योहार मनाया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां माहौल चुनावी है, वहां पूजा में भी पॉलिटिक्स हो रही है। पहले बीजेपी और टीएमसी के नेताओं की भीड़ सरस्वती पूजा पंडालों में जुटी, उसके बाद ये राजनीति का मुद्दा भी बना। बीजेपी इस मौके पर भी टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने से नहीं चूकी। शुभेंदु अधिकारी, शमीक भट्टाचार्य, कबीर शंकर बोस, स्वप्न दास गुप्ता। पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा की धूम दिखी और पूजा पंडालों में बीजेपी के ये तमाम बड़े चेहरे नजर आए। तो इस फहरिस्त में टीएमसी के नेता भी पीछे नहीं। मंत्री सुब्रत मुखर्जी भी कोलकाता के ग्रीन पार्क इलाके में एक पंडाल में पहुंचे। मौका चुनावी है, लिहाजा कैमरे के सामने भगवान की पूजा को भी पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है। इसे युवा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सरस्वती पूजा को बंगालियों का वैलेंटाइंस डे भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कॉलेज के समय बंगालियों की लव स्टोरी सरस्वती पूजा के दिन से ही शुरू होती है और इसीलिए टीएमसी से बीजेपी तक के नेता युवा वोटरों को लुभाने के लिए मोहल्ले के पूजा पंडालों में पहुंचे। ये हैं बीजेपी नेता कबीर शंकर बोस, प्रदेश में पार्टी के प्रवक्ता हैं। श्रीरामपुर में सरस्वती पूजा का आयोजन किया, इसे बंगाल की संस्कृति के करीब और राजनीति से दूर बताया, लेकिन ये बोलते हुए भी दीदी पर राजनीतिक हमले करना नहीं भूले। ये पूजा जनता का पूजा है, बंगाल का संस्कृति का पूजा है, माँ का आराधना है। इससे राजनीति कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। माँ का आराधना करना हम लोग का धर्म है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, बंगाल में जो छवि हम लोग देखते हैं, सरस्वती पूजा का विसर्जन का परमिशन नहीं दिया जाता है, पूजा का परमिशन नहीं दिया जाता है, दुर्गा विसर्जन का परमिशन नहीं दिया जाता है। बंगाल का ये छवि गलत है। जो एक तुष्टीकरण का राजनीति तृणमूल यहाँ चला रहे हैं, वो हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे। बीजेपी नेता ने एक बात सच कही कि ये पूजा सब कर रहे हैं, टीएमसी के लोग भी कर रहे हैं। বিজেপি যে কুৎসিত মন্তব্য করছে বিভিন্ন আমাদের মানে বিভিন্ন নেতানেত্রী সম্বন্ধে বা ধরুন বাংলা সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে কুৎসিত মন্তব্য করছে, কারণ বাংলাকে অনেক কষ্ট করে গড়ে তোলা হচ্ছে, তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে অনেক সুন্দর করে গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, সেইটা নষ্ট করছে। এবং বাংলার আমি সরস্বতীর কাছে এটাই প্রার্থনা করলাম যে বিরোধীদের বিশেষ করে বিজেপি যেন তার কুৎসিত মন্তব্য থেকে সরে আসেন। लेकिन विधाननगर इलाके में बच्चों ने पूजा का आयोजन किया और मां सरस्वती से आराधना की कि चुनावी माहौल में नेताओं की बिगड़ी जुबान में सुधार आए, जो बंगाल की संस्कृति से मेल नहीं खाता। अभी चुनाव की रणभेरी बजी नहीं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा भरा उत्पात शुरू हो गया। हिंसा की एक के बाद एक घटनाओं से राज्य में कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही राज्य में राजनीति के तौर तरीके भी सवालों के घेरे में हैं। पश्चिम बंगाल के कूच विहार में टीएमसी बनाम बीजेपी के टकराव से हालात तनावपूर्ण है। तूफागंज इलाके में एक पोस्टर फाड़ने से विवाद शुरू हुआ। बीजेपी का आरोप है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने धारदार हथियार से हमला किया।
एक बीजेपी कार्यकर्ता के तो सिर पर गंभीर चोट आई है। कुल 2 बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। रात से ही घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। जगह बदली लेकिन हालात वही। पश्चिम बंगाल का हुगली इलाका कोडाली इलाके में टीएमसी के नेता बिजॉन मलिक के घर पर फायरिंग हुई। इस फायरिंग का आरोप बीजेपी पर लगाया गया, लेकिन बीजेपी ने इसे तृणमूल का अंदरूनी झगड़ा करार दिया। वहीं पश्चिम बंगाल के मालदा में तृणमूल कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। तृणमूल कांग्रेस के एमएलए निहार रंजन घोष ने शिकायत दर्ज कराई है कि सोमवार देर रात कुछ लोगों ने उनके घर और पार्टी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। इंग्लिश बाजार क्षेत्र से एमएलए के दफ्तर में मौजूद रहते ही 150 लोगों की भीड़ घुस गई और तोड़फोड़ की। पूर्व टीएमसी एमएलए कृष्णेंदु नारायण चौधरी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं आसनसोल से लेकर सिलीगुड़ी तक वामपंथी संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। दरअसल एक प्रदर्शन के दौरान डीवाईएफआई कार्यकर्ता मैदुल इस्लाम की मौत पुलिस के साथ झड़प में हो गई। इसी के बाद वामदल अब सड़क पर उतरे हुए हैं। मतलब पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है और हर तरफ से राजनीतिक हिंसा की खबरें आ रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।